गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। स्टडी विद अजय सर की ओर से ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और आप लोगों की अग्रिम बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं बच्चों। बच्चों, इस समय हम लोग जैसा कि कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने लगभग 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है इसका, जो कि अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने आपको पढ़ाया है। और बच्चों, वो 4 पार्ट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप अगर वो चारों पार्ट देख लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों की बोर्ड की परीक्षा ही नहीं बल्कि अगर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप उसको कंपटीशन में भी आप सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि पहले बच्चों वो चारों पार्ट एक एक करके आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जब आप पहला पार्ट देखते हो तो दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा, दूसरा देखोगे तो तीसरा, तीसरा देखोगे चौथा। इस कड़ी में अगर आप धीरे सारे पार्ट देखोगे तो पूरा चैप्टर भी आपको समझ में अच्छे से आएगा और सारी बातें आप अच्छे से लिख सकते हो। तो बच्चों, आज हम लोग उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो वीडियो हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में जो बातें बताई है उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में बच्चों हम लोगों ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और हमने आपको अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियों के बारे में बताया कि कब वस्तु को कहां कहां रख के हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। और उत्तल दर्पण का भी एक केस हमने आपको बताया था। तो कुल 7 स्थितियों के बारे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो बच्चों, आप लोग उसको देखिएगा, वहां से आपका 2 नंबर का प्रश्न बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। और आप एक बार देख लेंगे तो इतनी आसानी से बताई गई है बच्चों कि आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए बच्चों। और आइए उसी के क्रम में आज हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, ये टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। यानी अवतल दर्पण को हम कहां कहां अपने व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग कहां कहां होता है। और यहां से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है और कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर किस दर्पण का प्रयोग होगा, वहां पर किस दर्पण का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं। अवतल दर्पण में 3-4 केस ऐसे हैं जहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है वो जो है आपकी जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसकी जो हेडलाइट होती है बच्चों, जो आगे जलती है, वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आइए पहला देखते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में पहला उपयोग तो गाड़ियों के, जो आपके गाड़ी है अर्थात जो मोटरसाइकिल है, जो आपका आगे का जो हेडलाइट लगता है, जो गाड़ी है, बाइक है, उसमें जो है जो आगे की जो लाइट होती है वो बच्चों वो आपका वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग आप नाई की दुकान में भी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोग बाल कटाने जाते हैं तो नाई के दुकान पर जब आप बैठते हैं जो सामने दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है नाई के दुकान पर। ये दूसरा उपयोग है अवतल दर्पण का। ऐसे ही तीसरा उपयोग बच्चों, डॉक्टर्स के यहाँ, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, जैसे कान वगैरह जब वो चेक करता है या आंख में कोई चीज जैसे देखता है लगा के, तो वहां पर भी बच्चों अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो डॉक्टर्स के यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चौथा उपयोग है बच्चों, चौथा उपयोग है जैसे सोलर भट्ठी। आप लोगों को बता दें, सोलर भट्टियां जो होती हैं, जैसे जो प्रकाश से, जो सूर्य के प्रकाश से जो चलती हैं, तो सोलर भट्टियों में भी कहीं न कहीं अवतल दर्पण का उपयोग होता है और वहां पर अवतल दर्पण एक अहम भूमिका निभाता है। तो सोलर भट्टी में तो ये कुछ 3-4 उपयोग है बच्चों जो कि एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है कि गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। नाई की दुकान पर कौन सा होता है, अवतल दर्पण। डॉक्टर्स के यहाँ जो दर्पण उपयोग होता है वो कौन सा होता है, दर्पण, अवतल दर्पण। और सोलर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लें, वहां पर क्या होगा, क्या यूज होगा। चलिए, अब जो है उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर हम लोग करेंगे।
तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जो गाड़ी का जो साइड वाला ग्लास होता है, जो बाइक आप चलाते हैं, जो साइड में जो ग्लास लगा होता है दर्पण, जिससे आप गाड़ी, पीछे की गाड़ी आप देखते हैं, तो वहां पर उत्तल दर्पण होता है। ध्यान देना, कंफ्यूजन बहुत होता है। हेडलाइट जो है वहां पर तो अवतल दर्पण होता है, लेकिन जो साइड ग्लास होता है, साइड में जो दर्पण होता है, वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर उपयोग है पहला, गाड़ियों के साइड साइड दर्पण, साइड दर्पण में। ये बहुत बड़ा उपयोग है बच्चों इसका। लगभग उत्तल दर्पण का उपयोग, आप ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गाड़ी का जो आपका जो व्हीकल है, जो आपका मोटरसाइकिल है, उसका जो साइड ग्लास है उसमें कौन सा दर्पण उपयोग होता है। चूंकि वहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, इसका उपयोग और कहीं कुछ नहीं है। आप लोग इतनी बातों को ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण का 3-4 उपयोग हमने आपको बताया, और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की साइड, जो साइड ग्लास जो लगता है वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि कब कब कौन सा चिन्ह लगेगा, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा। तो चिन्ह परिपाटी में बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई दूरी अगर हमें दर्पण में नापना है, तो दूरी को नापने के लिए हम शुरुआत कहां से करते हैं, ध्रुव से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो लोड करेंगे वो ये लिखेंगे, दूरियों को हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका दर्पण है, और ये मान लीजिए अवतल दर्पण हमने एक बना लिया, और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो ये जो आपका ध्रुव है, तो कोई भी दूरी जो नापी जाएगी वो यही ध्रुव से ही नापी जाएगी। अगर इधर आएंगे तब भी दूरी नापी जाएगी, और उधर जाएंगे तब भी दूरी नापी जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हो गया दूरियों को हमेशा ध्रुव से नापते हैं। अगर दूरी को मान लीजिए ये ध्रुव से दाहिनी ओर अगर दूरी अगर हमें नापना है तो वो धनात्मक होगा, और ध्रुव से बाईं ओर की अगर दूरी नापते हैं तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक तथा ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये बात याद रखने वाली है कि अगर ध्रुव से बाईं ओर जाएंगे तो सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, और ध्रुव से अगर दाहिनी ओर अगर जाते हैं, उस तरफ जाते हैं तो धनात्मक होगा, और ध्रुव से बाईं ओर आएंगे तो सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ये जो आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होंगी, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो
तो मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की जितनी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी और इसके नीचे की समस्त दूरियां क्या होंगी बच्चों, ऋणात्मक होंगी। तो ये चिन्ह परिपाटी में तीन बातें हमने आपको बताया कि ये कोई भी दूरी मापी जाएगी तो ध्रुव से नापी जाएगी और ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, और ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए आइए, एक छोटा सा टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्धन क्या है। तो आवर्धन का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो जब हम किसी दर्पण से मान लीजिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होती होगी, कभी कभी वस्तु से बड़ी होती है, कभी कभी वस्तु से छोटी होती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, आवर्धन कहलाता है। कहने का मतलब अगर हम वस्तु की जो लंबाई होगी उसको ऊपर रखें और प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को और वस्तु की ऊंचाई का, दोनों का अगर हम अनुपात ले लेते हैं तो उसे आवर्धन कहेंगे। तो इसका एक फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं और उसी से हम सूत्र को भी लिखेंगे। तो कहने का मतलब पहले यहाँ पर परिभाषा लिखें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है बच्चों, आवर्धन। यानी आवर्धन बराबर, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे, अनुपात है तो बटे करेंगे, बटे वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु है उसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। बहुत ही सिंपल है। आप अगर ये फार्मूला याद रखेंगे तो आप डेफिनेशन को खुद ही बता सकते हैं कि आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का क्या होता है, अनुपात होता है। आवर्धन को हम एम से लिखते हैं, एम लिखेंगे। प्रतिबिंब को चूंकि आई होता है, इमेज होता है, तो इमेज ऊंचाई है तो एच लिखेंगे, अर्थात एच आई लिख देंगे। ये एच आई से लिखते हैं। एच क्या है, हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और आई क्या है, इमेज। इसके लिए एच आई लिख दें या कैपिटल भी लिख सकते हैं, एच आई बटे वस्तु की ऊंचाई, चूंकि यहां पर एच है और वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओ लिखेंगे, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, एम बराबर एच आई अपान एच ओ। कहने का मतलब जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। इस पर सवाल भी आपसे पूछा जाता है 2 नंबर का, कभी कभी पूछ लेता है, और आप लोग फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप लोग उसको तुरंत वैल्यू रख के तुरंत कैलकुलेट करके आवर्धन निकाल सकते हो। इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। एक छोटी सी बात और हम लोग कर लें। चलिए, बातें आप लोगों को सब समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा बच्चों इस समय लाइट की थोड़ी समस्या चल रही है, लाइट आज थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्वालिटी उस पर न जाके आप लोग जो है कंटेंट पर जाइए। आप लोग सारी बातों को देख रहे हैं और हर परिस्थिति में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र होता क्या है बच्चों दर्पण सूत्र में, कि जैसे कि हमने आपको बताया है कि इसमें 2-3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि जो आपका वस्तु, कोई वस्तु है, उसको हम दर्पण के सामने रख रहे हैं, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है,
भाई कोई वस्तु रखी जा रही है तो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जा रही है। और जब उस वस्तु का कोई फोटो बनेगा, कोई इमेज बनेगा, कोई प्रतिबिंब बनेगा, तो जो फोटो बन रहा है, जो उसकी इमेज बन रही है, वो दर्पण से कितनी दूर पर बन रहा है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात होता है दर्पण की फोकस दूरी। तो तीन बातों को अगर हमें पता है यहां पर, यदि मान लीजिए यदि दर्पण से वस्तु की दूरी यानी दर्पण से जब जो हमारा वस्तु होगा उसकी दूरी बराबर u मान लें, और दर्पण से सारा दूरी दर्पण से नापेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो आपका इमेज बन रहा है, जो आपकी फोटो बन रही है उस वस्तु का, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम v मान लें। ठीक है बच्चों। और दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस, ये सब चर्चा हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में किया है। दर्पण की फोकस दूरी बराबर f, इसको f मान लें। तो इन तीनों में एक संबंध होता है बच्चों कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एक फार्मूला होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे और इसी को दर्पण सूत्र कहा जाता है। आप लोग बच्चों, चूंकि लाइट की थोड़ी समस्या है, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर आप निगमन भी करना चाहते हैं, डेरिवेशन भी करना चाहते हैं, बच्चों आप लोग कमेंट में लिखिएगा। वैसे निगमन तो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहेंगे कि सिलेबस से हटा है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आपको निगमन भी इसका कराएंगे। चूंकि लाइट की थोड़ी समस्या, नहीं आज ही इसका हम लोग निगमन भी कर लेते। तो बच्चों आज यहीं तक आपको हम चाहते हैं कि यहीं पर आप इसको इंड करें। आगे के बचे हुए पार्ट को हम लोग अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे इसके वीडियो में, और इसके सारे आंकिक प्रश्न को भी हम कराएंगे। जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हैं वो सारी बातों को भी हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। आज हमने बहुत छोटा सा कुछ छोटी छोटी बातें बताई, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग मैंने बताया, उत्तल दर्पण का मैंने उपयोग बताया, मैंने आवर्धन बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया चिन्ह परिपाटी कि क्या क्या कैसे कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। उसके बाद बच्चों हम आपको दर्पण सूत्र का एक छोटा सा नमूना हमने आपको दिया और आपके ऊपर छोड़ दिया कि अगर निगमन आप चाहेंगे तो इसके अगले वीडियो में हम निगमन को कराते हुए आगे की जो बची हुई बातें, थोड़ी एक वीडियो का और बचा हुआ है लेक्चर, एक वीडियो में हम उसको पूरा समेट लेंगे और वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आंकिक प्रश्न का एक वीडियो हम बनाएंगे। और आप लोग बच्चों मेरे साथ एकदम अच्छे से पढ़ते चलो और तैयारी भी करते चलो, क्योंकि बच्चों नवंबर, लगभग ये आपका नवंबर महीना है, 2 महीने की बात है। अब आप एकदम सारे विषय को गंभीरता से लीजिए, बिल्कुल लापरवाही ना कीजिए। और लापरवाही करेंगे बच्चों तो आपका ये लापरवाही जीवन भर आपके ऊपर एक धब्बा लगा देगा और आप इस धब्बे को कभी भी धुल नहीं पाओगे बच्चों। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ो, सारी बातों को समझो। एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामना बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप बच्चों लाइक करो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल पे नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम आपको नई ऊर्जा, नई मोटिवेशन के साथ हम आपको आगे भी पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।